आज हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थात पृथ्वी अंदर से किस चीज से बनी है तथा वो किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है ये पार्ट। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का बहुत बड़ा महत्व है। इससे हमें ये पता लग सकता है कि अंदर कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से खजाने हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में 2 स्रोत हमें दिए गए हैं। पहला तो होता है अप्राकृतिक स्रोत। यानी कि ये वो स्रोत है जिनको हम मानवों ने खोजा था, और एक होता है प्राकृतिक स्रोत। ये वो स्रोत है जिससे हमें ये प्रकृति ने स्वयं हमें दिया है, जिसका प्रयोग करके हम ये पता लगा लेते हैं कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना किन चीजों से बनी है और किस प्रकार बनी है। ठीक है, अब अप्राकृतिक स्रोत जिसको हमने खोजा है उनके अंदर 3 पॉइंट आते हैं। पहला आता है दबाव, घनत्व। सबसे पहले घनत्व आता है, तब घनत्व होने के बाद ही कोई चीज दबाव में जाती है, और जब वो दबाव में चली जाती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, घट जाता है, जो कुछ भी। प्राकृतिक चीजों में पहला तो आता है भूकंप, दूसरा आता है ज्वालामुखी, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को जानने के लिए धरती पर अब तक का सबसे विशालतम ड्रिल किया था वो रशियन वैज्ञानिकों ने। आर्कटिक जो उनका क्षेत्र है, रसिया के जस्ट ऊपर वाला क्षेत्र, उसके ऊपर उन्होंने किया था। उस समय उन वैज्ञानिकों का यह मानना था कि हम इस ड्रिल को इतना गहरा तक ले जाएंगे कि हमें पता लग जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं किन चीजों से बनी है, उनके अंदर किन किन मटेरियलों का यूज हुआ है, या फिर कौन कौन सा तत्व पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाया जाता है। हम एक रफली चित्र बनाएंगे पृथ्वी की। ठीक है, तो अंटार्कटिका ऊपर वाला हिस्सा है और रसिया भी ऊपर ही है। उसने उस समय ड्रिल किया था इसको। 12,000 किलोमीटर जाने के बाद वो ड्रिल रुक गया था। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इतने के बाद ना वो ड्रिल करने वाली मशीन थी, उसका ड्रिल गल जा रहा था। वैसे तो वो ड्रिल बहुत ज्यादा हैवी था और कई तत्वों को मिलाकर खास किस्म की टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, मगर फिर भी वो गल जा रहा था। 12,000 किलोमीटर के बाद ड्रिल करना बंद कर दिया गया। माना जाता था कि इस ड्रिल से पृथ्वी को हम आधा आधा बांट देंगे। ठीक है, जिससे इस दिशा से उस दिशा में जाने में हमें बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी। ऐसी करके संभावनाएं बहुत सारी लगाई गई, मगर संभावनाएं तो सत्य हुई नहीं, मगर बहुत सारी जानकारियां हमको मिल गई और अंदर के बहुत सारे तत्वों का राज पता लग गया। ये उस समय किया गया था, रशियन वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ये रसिया का ही एक्सपेरिमेंट था। हम अब इन स्रोतों पे जानेंगे। पहला है घनत्व। घनत्व पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इस तरह बताता है, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं। ये क्या है, एक ये चित्र देखिए और एक ये चित्र देखिए। आपको इन दोनों में अंतर नजर आएगा। जगह दोनों ने सेम घेरा है, इसने भी उतना ही जगह घेरा है, इसने भी उतना ही जगह घेरा है। फर्क कितना है, इसमें ज्यादा स्थान है, जगह दूरी पर है। ठीक है, जगह ज्यादा कम उतना ही जगह है, मगर इसमें जो फरकाव है एक कण से दूसरे कण की जो दूरी है वो ज्यादा है इस वाले में, नंबर 1 चित्र में। ठीक है, नंबर 2 चित्र में हुआ क्या है, इसमें जो फरकाव है वो कम है, लोग जो है वो घनत्व उनका ज्यादा है, ये काफी ज्यादा पास पास है। ठीक है, जिससे हमें घनत्व का पता लगता है कि घनत्व का मतलब ये होता है घनापन। जैसे हमारे बाल हो गए, ये देखो कहते हैं कि हमारे किसी किसी के बाल ज्यादा घने होते हैं और किसी किसी के बाल फैले फैले दूर दूर स्थानों पे उगते हैं। ठीक है, तो ये घनत्व होता है। आप इस तरह घनत्व को समझ सकते हैं। तो पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर घन है। मतलब आप समझिए इसका, कोई भी एक आप बर्तन ले लीजिए या फिर कोई ढक्कन लीजिए जिसकी 1 सेंटीमीटर मोटा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक ढक्कन लीजिए किसी भी चीज का, उसके अंदर आप कहीं की भी मिट्टी पृथ्वी पर से उठा के डालिए,
और जब आप उसका वजन करेंगे तो उसका वजन 5.5 ग्राम ही आएगा। इससे ये साबित होता है कि हमारे जो पृथ्वी का कहीं का भी जो इसका घनत्व है वो 5.5 ग्राम है, यानी वजन जो है मिट्टी का वो इतना ही आएगा। एक कणों ने दूसरे कणों को कितनी गहराई से और कितना घनत्व से, मतलब कितने पास पास आ चुके हैं, उसकी जानकारी हमें घनत्व से पता लगती है। वैसे तो घनत्व की जानकारी शुरू में हमें कुछ भी पता नहीं चलती थी, लेकिन बाद में क्वेंडियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, क्वेंडियस नाम के वैज्ञानिक ने, ये एक रशियन वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि पृथ्वी के घनत्व इस प्रकार है और हमें घनत्व का पता लगाना चाहिए। पृथ्वी के घनत्व का पता लगने से हमें बहुत सारी चीजों का पता लगा कि हमें किस स्थान पर ड्रिल करने के लिए कितने पावरफुल मशीन की जरूरत है, आखिर मट्टी ने स्वयं को कितना ज्यादा संकुचित किया है, कितना ज्यादा पकड़ के रखा है कि उसको हमें सॉल्व करने के लिए, उसको दूर दूर करने के लिए, उसमें छेद करने के लिए हमें कितने पावरफुल मशीन की जरूरत है। और भी बहुत सारी चीजों का पता लगा। घनत्व से खेती करना आसान हो गया, ठीक है, और इसमें घनत्व में किस प्रकार की फसल का उत्पादन कितना ज्यादा हो सकता है, इसके बारे में हमें पता लगा। दूसरा पॉइंट है दबाव। किसी भी चीज के ऊपर जब दबाव बढ़ता है तो कोई भी बड़ी चीज छोटे से चीज में आ जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इतना सारा रुई हमें कितने से तकिए में घुसेड़ देते हैं। कैसे घुसेड़ देते हैं? ये उठाया रुई और ठूस ठूस के भर देते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, इतना सारा रुई जो बाहर फैला हुआ था तो इतना जगह उसने घेरा था, मगर उसको जब हमने तकिए में डाला तो मात्र छोटे से जगह में पूरा का पूरा रुई आ गया, ठीक है। दबाव के कारण पृथ्वी का जो घुमाव है, जो उसकी स्थिति है, वो एक स्थिर है, दबाव है और इसके अंदर खोखलापन नहीं है, ठीक है। दबाव के कारण जो ऊपर की सतह वाली मिट्टी है वो बैठ गई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कठोर है और ये धंसता नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं ना, कोई चीज अगर अच्छे से नहीं बैठा है तो उसके ऊपर कोई खड़ा होता है तो नीचे की तरफ दब जाती है। अगर इसीलिए जब भी कोई नया प्लॉट लेकर घर बनाया जाता है तो मिट्टी डालने के बाद उस पर वाइब्रेट किया जाता है और रोड रोलर से उसको बराबर किया जाता है। ये सब क्यों किया जाता है? ताकि दबाव पड़े और मिट्टी के जो कण है वो आपस में और ज्यादा संकुचित होकर घनत्व उनका बढ़ जाए और वो उनमें ड्रिल करना, छेद करना या भसाव जैसी स्थिति पैदा ही ना हो। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में ये बहुत बड़ा कारण है। तीसरा है तापमान। पृथ्वी के अंदर 3 भाग हैं, हम इसमें से मात्र एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। आप इस टुकड़े को इस तरह समझ लीजिए कि एक तरबूज होता है। उस तरबूज में हम जब खरीदने जाते हैं तो एक दुकानदार से कहते हैं चिप्पी मार दीजिए, चिप्पी मार देता है। हम उस चिप्पी को निकाल के खा के थोड़ा सा टुकड़ा, और हम वो चिप्पी लाल है, मीठा है, उससे पता लग जाता है। अगर वो चिप्पी सही है तो हम समझ जाते हैं कि पूरा का पूरा तरबूज कैसा है, वो भी मीठा होगा, वो भी लाल होगा, ठीक है। उसी प्रकार पृथ्वी है, इसके हम एक छोटा सा टुकड़ा हम ले लेते हैं बाहर, ठीक है, 3 भागों में बांट देते हैं, हो गया। तापमान के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें पता लगता है कि पृथ्वी के जितने ज्यादा हम नीचे गहराई में जाएंगे, प्रति 100 मीटर के बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। प्रति 100 मीटर के बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पृथ्वी के अंदर बढ़ जाता है। वही हम आसमान में देखें तो 165 मीटर ऊपर जाने के बाद तापमान में परिवर्तन आता है, तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। तो तापमान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तापमान की वजह से ही जो रशियन वैज्ञानिक का ड्रिल था वो ड्रिल खराब हो गया और वो ड्रिल और नीचे नहीं जा रहा था। अब ये लगा लीजिए कि 8 किलोमीटर होने पर 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। हमारे यहाँ गर्मी जब 50 डिग्री सेल्सियस पड़ने लगती तो पसीने से गमछी भी हिंग जाता है, समझ रहे ना। तो 1000 डिग्री सेल्सियस पर तो आप समझ जाएंगे क्या होगा, मुर्गे का तंदूरी नहीं, हड्डी भी नहीं बचेगी, समझ गए। 8 किलोमीटर पे, और जो पृथ्वी का कोर है वो माना जाता है कि 2900 किलोमीटर नीचे है। 2900 किलोमीटर कोर नहीं, मात्र ये दूरी 2900 किलोमीटर माना गया है। आप हर 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री तापमान को जोड़ लीजिए और हिसाब लगा लीजिए कि तापमान कितना ज्यादा था। तापमान की वजह से माना जाता है कि इसका जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग,
इसके अंदर जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था में है, गल गया है। क्योंकि जब हम किसी चीज को हीट देते हैं, सोना चांदी आपने वीडियो में देखा होगा, वो पानी की तरह तरल अवस्था में आ जाता है। उसी तरह ये तरल अवस्था में हो चुका है, नीचे मध्य वाला एकदम कोर वाला भाग, ठीक है, कोर वाला भाग। उसके बाद से हम देखते हैं अगला कि भूकंप यानी प्राकृतिक सोर्स। अप्राकृतिक सोर्स जो हम मनुष्यों ने खोज के निकाली थी वो तो इतनी ही थी, और प्राकृतिक सोर्सों में हम जानेंगे कि क्या है, ठीक है। प्राकृतिक सोर्सों में जानने के लिए हम पहले इसको मिटा देंगे। आशीष, प्राकृतिक सोर्सों में भूकंप, भूकंप के बारे में जानने के लिए हम एक रफली पृथ्वी बनाएंगे, पृथ्वी का पॉइंट बना देंगे। हम यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर से अगर हम देखें तो भूकंप जब पैदा होता है तो यहाँ से पैदा होता है और यहाँ से वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। ऊपर की तरफ बढ़ता है। मार्कर चेंज कर लेंगे। यहां से वो भूकंप उठता है और ऊपर की तरफ उठता है, ये उसकी वेव है यानी कि तरंगे, और हम यहाँ पे रहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाती है। भूकंप के बारे में हम ये कह सकते हैं, भूकंप किसे कहते हैं, तो धरातलीय तरंगे जिनकी वजह से धरातल पर हलचल मचती है उसे ही हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। भूकंप आने के बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों को हम जानेंगे। और पहली बात तो ये कि जब भूकंप समुद्र में आता है तो उसको हम सुनामी कहते हैं। जापान के अंदर सबसे ज्यादा भूकंप आता है, ठीक है। भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी वेव, इसी को पी वेव या प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। बीच वाला भाग एक तरल होता है, ये थोड़ा प्लाज्मा टाइप का होता है। प्लाज्मा आप किसको कह सकते हैं, बलगम, जो हम बलगम थूकते हैं ना, उसी बलगम का टाइप का दूसरा वाला भाग है, और ऊपर वाला सबसे कठोर है दबाव के कारण, जैसा कि मैंने बताया। पी तरंगे एकमात्र ऐसी तरंगे हैं, इनको अनुदैर्ध्य भी तरंगे कहते हैं। अनुदैर्ध्य, ये तरंगे जहां से निकलती हैं, ये तीनों भागों को चीरते हुए ऊपर तक आ जाती हैं। एकमात्र ऐसी तरंगे जो तीनों मंडलों में पार हो जाती हैं। जो भूकंप जहां से निकलता है उसको केंद्र कहते हैं, और जहां पर ऊपर असर दिखाता है इस बिंदु को अभिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि भूकंप जहां से निकलता है उसको केंद्र, और जहां पे असर दिखाता है उसको अभिकेंद्र कहते हैं। पी तरंगों के बारे में बता दिया, ये तीनों मंडलों को पार कर सकती हैं, ये सक्षम होती है तीनों को पार करने में। ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर नुकसान तो पहुंचाती है मगर ज्यादा नहीं पहुंचाती। दूसरा सेकेंडरी वेव, एस वेव या द्वितीयक तरंगे, ठीक है। हम सेकेंडरी वेव को कह सकते हैं, इसको द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है, एस वेव भी कहा जाता है। इसको गौण तरंगे भी कहते हैं, गौण तरंगे, ठीक है। इनको गौण तरंगे भी कहा जाता है। और ये ऐसी तरंगे होती है जो बीच वाले भाग जो कि तरल पदार्थ का है उसे पार नहीं कर पाती हैं। ये निकलती है और साइड की तरफ चली जाती हैं, ठीक है, साइड की तरफ चली जाती हैं, बीच वाले से पार करके ऊपर तक नहीं जा पाती है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये अगर हम यहाँ पर एक चांद रखें और जब नापें तो ये 120 सीधी जाएंगी तो 90 डिग्री का बनाएंगी। ये अगर मान के चलो कोण है और सीधी कोई चीज जा रही है तो 90 डिग्री का बनाएगी, लेकिन साइड में निकल जाती है ना
तो ये 120 डिग्री झुकती हैं, ठीक है। तो इन तरंगों को गौण तरंगे कहा जाता है। तीसरा आता है धरातलीय तरंगे। ठीक है, इसको एल वेव भी कहते हैं, ठीक है। इसको HD लव ने इसकी खोज की थी, HD लव। इन वैज्ञानिक ने इनकी इस तरंग की खोज की थी। धरती पे अगर भूकंप के मामले में सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो धरातलीय तरंग ही नुकसान पहुंचाती है। HD लव की ये तरंग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये एकदम, इसकी गति कम होती है, समय कम होता है, गति बहुत तेज होती है। पास में आकर ये अचानक से झटका देती है, जिसकी वजह से ऊपर का एरिया के ऊपर जो कच्चे मकान होते हैं, कच्चे बिल्डिंग होती हैं, वो सबकी सब गिर जाती हैं, ठीक है। तो हम भूकंप के द्वारा बहुत सारी चीजों को जान पाते हैं। भूकंप को जिस मशीन से नापा जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ, इस मशीन से हम भूकंप की तीव्रता को माप लेते हैं, ठीक है। और 1935 में रिएक्टर स्केल 1935 में रिएक्टर स्केल की एक स्केल बनाया था। इस स्केल पर हर एक पॉइंट के बाद अगला पॉइंट 10 गुना ज्यादा भूकंप की संकेत को बताया करता था। ये स्केल बहुत ज्यादा ही बेहतरीन थी। सबसे ज्यादा अगर यूज किया जाता है भूकंप को नापने के लिए तो वो रिएक्टर स्केल का ही प्रयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए। भूकंप इस तरह करके, भूकंप के हमने बहुत सारे चीजों के बारे में जानकारी ली है। भूकंप की जो पढ़ाई की जाती है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और सिस्मोलॉजी में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। भूकंप के इन सब चीजों से हमें पता लगता है कि भूकंप किस प्रकार से हमारे धरातल के नीचे किस तरह से कार्य करती है। ये भूकंप था। अगला पॉइंट आता है ज्वालामुखी। हम इसको रफ कर देंगे। और जानेंगे कि ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार से होता है। बीच में से लावा निकलता है और ये साइड में जाके बाहर गिरता रहता है, ठीक है। ज्वालामुखी इसी तरह होता है। धरातल के अंदर से निकलने वाले इन तरल पदार्थों को मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा, ठीक है। इस मैग्मा बहुत ज्यादा बेहतरीन और बहुत ज्यादा, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। ज्वालामुखी से हमें धरातल के नीचे की सबसे, अगर प्राकृतिक स्रोत में देखें तो भूकंप से भी ज्यादा हमें ज्वालामुखी से जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम मैग्मा की जब जांच की जाती है तो इसमें पता लगता है कि सल्फर की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है और दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इसीलिए जो सल्फर नाम की धातु है वो भी सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में ही पाई जाती है। ज्वालामुखी का मैग्मा में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसमें सोना के भी गुण पाए जाते हैं, चांदी, पीतल, जस्ता, कोबाल्ट, स्टील, एल्यूमिनियम, ऐसे करके कई सारे तत्व पाए जाते हैं मैग्मा के अंदर। जब मैग्मा में ये सारी चीजें सूख जाती है, मैग्मा कठोर, पहले तो निकलता है तो तरल अवस्था में दहकता हुआ लावा होता है, लेकिन जब वो सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि का निर्माण कर देता है। मैग्मा एकदम शुद्ध होता है, इसीलिए उसमें जो उगाए गए फसल होते हैं वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। तो इससे हमें मैग्मा की जब जांच की जाती है तो पता लगता है कि आखिर ये कितने नीचे से आ रहा है, इसका तापमान कितना है और किस किस प्रकार की धातु है। इन धातुओं को जांच से पता लग जाता है कि हमारी पृथ्वी के नीचे ये धातु है। जहां पर ज्वालामुखी है, अगर वहां पे सोना ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर सोने की बहुतायत है, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम इन 5 तत्वों को
घनत्व, दबाव, तापमान, भूकंप और ज्वालामुखी को शामिल करते हुए इसकी संपूर्ण जानकारी को पढ़ते हुए हम पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आखिर किस प्रकार की है और किन किन चीजों से मिलकर पृथ्वी बना है। और पृथ्वी की इस आंतरिक संरचना के वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।